आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं लाई हूँ पुष्टिकरण रिपेयर। तो इसमें यहाँ तक हो गया था। तो आज हम आगे का करेंगे लघु सिंचाई योजना की छठी गणना से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे वीडियो बहुत सारे बनाए गए हैं जो कि आपके आर ओ यूपीपीसी के या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हैं, और साथ में हम टेस्ट भी करवाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो का लुत्फ उठाएँ। ठीक है, तो टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। तो लघु सिंचाई योजना की छठी गणना। तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जल संसाधन नदी विभाग एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 26 अगस्त 2023 को लघु सिंचाई योजनाओं को छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई। देश में उपलब्ध 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं से 21.93 मिलियन मतलब 94.8% भूजल और 1.21% मतलब 5.2 सतही जल योजनाएं हैं। अब तक क्रमशः वर्ष 1886-87 और 93-94 और 2001 2006 7 2014 से 18 के साथ छठी लघु सिंचाई गणना 32 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। यह गणना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत की गई है। लघु सिंचाई योजनाओं की कुल संख्या में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। उसके बाद गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल तथा गहरे ट्यूबवेल का स्थान है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में 17.2% हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 15%, फिर है मध्य प्रदेश में 9.9%, फिर तमिलनाडु में है 9.1%। भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा तथा झारखंड की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाँचवीं गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजना में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह तथा सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल तथा गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य हैं। अगला है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। तो ये 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत पशुपालन के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। मंत्रालय द्वारा इस योजना को ऋण वितरण प्रणाली में मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को जोखिम मुक्त ऋण से सुचारू प्रवाह की सुविधा हेतु लागू किया गया है। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग को 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड देने की स्थापना की गई है, और इसमें 25% तक की क्रेडिट गारंटी योजनाएं प्रदान की जाएंगी, मतलब कवरेज। इससे 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंध नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है, और यह योजना पहली पीढ़ी के लिए उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्गों के लोगों को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। इसके साथ जिनके पास अपने उद्यमों हेतु विपणन योग्य धन का अभाव होता है। अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र। तो हाल ही में विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उनकी प्रसिद्ध अराकू कॉफी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस जैविक प्रमाण पत्र को आधिकारिक रूप से नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। गिरिजन कोऑपरेटिव को यह जैविक दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस जैविक प्रमाणीकरण से अराकू कॉफी तथा काली मिर्च को बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। इस उम्मीद की खेती आंध्र प्रदेश की हरी भरी अराकू घाटी में यहाँ के संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में की जाती है, जो काफी उत्पादन के लिए बेहतर क्षेत्र है। अराकू घाटी का मौसम काफी उत्पादन के लिए विशेष है। इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादित होने वाली काफी धीरे धीरे पकती है और उसकी विशेष वन बनी रहती है। यह आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम जैसे जिले तथा उड़ीसा के कोरापुट जिले के आसपास क्षेत्रों में काफी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत नैतिक, भौतिक और जलवायु परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।
खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, विपणन सत्र 2023-24 की, तो 7 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन पत्र तैयार दौरान सभी स्वीकृत खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि में मंजूरी की गई। सर्वाधिक वृद्धि तिल में 805 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाती है। उसके बाद मूंग 803 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो याद कर लीजिए, पूछ लेता है मूल्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं धान सामान्य में इसमें 2040 तक इतना MSP इतना है, MSP इतनी है 2040, और MSP देख सकते हैं 2023 में इतनी थी, तो सब बढ़ाई गई है 50%, ये वो देख लीजिए इसमें। और ये है, एक मिनट, हाँ, बागवानी फसलों का उत्पादन, तो जारी आंकड़ों के अनुसार 28.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 347.18 मिलियन टन बागवानी फसलें होने का अनुमान है। 2021-22 फलों का उत्पादन 107.51 मिलियन टन अनुमानित है। सब्जियों का उत्पादन 209.14 मिलियन टन अनुमानित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भारत का पूरा है, देख सकते हैं। फल उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात। और देख सकते हैं समग्र बागवानी में 5 शीर्ष राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। और बागानी फसल उत्पादन 5 राज्य हैं: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। फल, सब्जी, मसाला एवं बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादित राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल फल उत्पादन में कौन है? सबसे कुल फल उत्पादन आंध्र प्रदेश आगे, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। केला में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है। और आम में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है आम में, और ये है कर्नाटक तीसरे स्थान पे। अमरूद में उत्तर प्रदेश से पहले स्थान पर, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। फिर अंगूर में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और सेब है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। मस्क मेलन है उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में। पपीता है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। कुल फूल है तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। कुल सब्जी में आगे कौन है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और आलू में भी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं टमाटर में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। प्याज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। बैगन में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, गुजरात है। वैश्विक मिलेट्स फ्री अन्न सम्मेलन की बात करें तो 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज मिलेट्स श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट या स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया। साथ ही भारतीय मोटे अनाज स्टार्टअप्स का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया गया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। तो ये है, तो अनाज देख सकते हैं। मोटे अनाज में राज्यभर उत्पादन तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश में 14% है, फिर कर्नाटक में 13% है, मध्य प्रदेश में 8% है, गुजरात में 7%, हरियाणा में 7%, तो तमिलनाडु में 4%, आंध्र प्रदेश में 2%, उत्तराखंड में 1%। सबसे ज़्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश है। अब देव क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति। तो 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति हेतु स्वीकृति 31 अक्टूबर 2023 को प्रदान की गई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 का प्रमुख उद्देश्य प्रदेशों में अधिकाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विस्तारित विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना है। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉर्च्यून 500 कंपनियों को कुछ विशेष सुविधाएं रियासती वित्तीय प्रोत्साहन देने को किया गया, जो निम्नवत हैं, जैसे
पात्र परियोजनाओं को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वर्तमान आवंटन स्तरों में रियायत करते हुए भूमि आवंटन किया जाएगा। अब पात्र परियोजना की भूमि की लागत को छोड़कर पात्र निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा इसको। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023। तो 16 दिसंबर 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राज्यों में लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट जारी की गई। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो लीड से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रेडिंग देखेंगे आप। तो स्थल प्रदेश का है हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का। और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, अचीवर्स में है ये। हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना, आपका उत्तर प्रदेश ये अचीवर्स में है। और तेज़ बढ़ने वाले फास्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है। और एस्पायर्स में है ये बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। और तटीय क्षेत्रों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु है अचीवर्स में। और केरल है, ये फास्ट बढ़ रहा है, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। और ये नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, सिक्किम और त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर। तो सबको दे सकते हैं, अपने राज्य का याद रखें। राइट्स लिमिटेड एवं आरकान को नवरत्न का दर्जा। तो 12 अक्टूबर 2023 को लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इरकान नेशनल लिमिटेड को राइट्स लिमिटेड का दर्जा प्रदान किया गया है। ये दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान होने के बाद भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 हो गई है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड दोनों ही रेल मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। इरकान नेशनल लिमिटेड का निगमन मूल रूप से भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 28 अप्रैल 1976 को किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी तकनीकी निर्माण कंपनी है जो कार्य निष्पादन की दृष्टि अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए विख्यात है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत राइट्स लिमिटेड का निगमन 26 अप्रैल 1974 को किया गया था। यह एक बहुविषयक इंजीनियरिंग और परामर्श संगठन है। अपने निगमन के 50 वर्ष में प्रवेश करते हुए यह राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना, परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। 16 नवरत्न कंपनियों के नाम हम देखेंगे। पहला है बेल, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोलते हैं। दूसरा है भारतीय कंटेनर लिमिटेड, जिसे कॉन्कर बोलते हैं। और इंजीनियरिंग लिमिटेड है EIL। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है हाल। और महानगर टेलीफोन निगम है SMTNL। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है नालको। और NBCC लिमिटेड है और है NLC इंडिया लिमिटेड है। और NMDC लिमिटेड है। और भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड है। रेल विकास निगम लिमिटेड है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। और है उसके बाद ONGC विदेशी लिमिटेड है। फिर है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। तो अभी जो शामिल किया गया वो इरकान और राइट्स है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया। इस नीति की अवधि 5 वर्षों के लिए है, जो 8 जून 2023 से अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 के प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। और इसमें पूर्व लागू उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति को 8 जून 2018 को प्रख्यापित की गई। उसकी अवधि 7 जून 2023 समाप्त हो गई। इसी नीति का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना है और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने पर नागरिकों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता में सुधार करने, राज्य फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग का नवीनीकरण करना है। यह नीति उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग 2018 के समाप्त होने के दिनांक के पश्चात 8 जून 2023 से प्रभावित होगी तथा वर्ष 2005 की अवधि के लिए लागू होगी। यदि किसी भी स्तर पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण किसी नीति में किसी संशोधन का अतिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन अतिक्रमण को अनुमोदित करने हेतु केवल मंत्रिपरिषद अधिकृत होगा। वर्तमान में भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग का मूल्य 41.7 बिलियन US डॉलर है। भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल बाजार 2021 में 42 बिलियन US डॉलर था, जिसके वर्ष 2024 तक 65 बिलियन US डॉलर तथा 2030 तक 120 बिलियन US डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अगला है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एंड ए ग्लांस। तो जुलाई 2023 में पर्यटन कार्यालय मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक एट ए ग्लांस जारी किया गया। जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या जो है 6.19 मिलियन रही है, जबकि वर्ष 2021 में आंकड़ा 1.52 मिलियन था। ठीक है, और क्या है, तो भारत में पर्यटन आंकड़े की एक झलक की बात करें तो वर्ष 2022 के लिए पर्यटन में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन जो है 6.19 मिलियन है और 21 में यह 305.4% है। भारत में विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 21.9 मिलियन है और वार्षिक वृद्धि है 146.7। और सभी राज्यों में क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या है 1721 और वार्षिक वृद्धि 155.5%। वर्ष 2022 में पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय भारतीय मुद्रा माइनस 1,34,543 और वार्षिक वृद्धि 106.8%। अमेरिकी डॉलर में देख सकते हैं 16,928 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक वृद्धि देख सकते हैं। विश्व की देख सकते हैं, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 963 मिलियन है, वार्षिक वृद्धि दर है 111.2% और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियाँ हैं 1031 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वार्षिक वृद्धि 106%। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन की 100.5 मिलियन है और इस पूरा देख सकते हैं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी है 2.8% और विश्व पर्यटन प्राप्ति में भारत का स्थान है 14वां। तो अब हम करेंगे तो विश्व में भारत की प्रतिशत हिस्सेदारी और स्थान देखेंगे। 2017 में जो था हिस्सेदारी कितनी थी 1.26 थी और 26वां स्थान था। और 21 में जो है 1.54 है और 17वां स्थान है। और अगला है 2022 में घरेलू पर्यटक यात्राएं। तो उत्तर प्रदेश में मिलियन में घरेलू सबसे ज़्यादा हुई हैं घरेलू यात्राएं 317 और प्रतिशत हिस्सेदारी है 18.37%। तो पहले उत्तर प्रदेश है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात है। इतना डेटा नहीं याद करना है। विदेशियों की बात करें तो वो गुजरात में आए हैं, फिर महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पे। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सितंबर 2022 में रेक को 22वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। तो नवरत्न अभी आपने देखा 16 हो चुके हैं, महारत्न कितना हो गया 13 हो गई है। तो पहला है भेल और फिर है बीपीसीएल, फिर सीआईएल, गेल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, पीजीसीआईएल है, फिर एचपीसीएल है, फिर पीएफसी है, फिर रेक है, फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जो 13वां शामिल हुआ है। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 17 जुलाई 2023 को भारत की नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस सूचकांक को नीति आयोग में इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया गया। रिपोर्ट में 2021-22 के लिए वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक व्यवस्था है जो देश में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में निर्यात तैयारियों का आकलन करती है। निर्यात तैयारी सूचकांक की रिपोर्ट मुख्यतः 4 नीति व्यवसाय परितंत्र और निर्यात परितंत्र तथा निर्यात निष्पादन पर आधारित है। ये 4 स्तंभ में 10 उपस्तंभों का आधारित है। सूचकांक में 56 संकेतकों का भी उपयोग किया गया है जो राज्य का एवं जिला दोनों स्तरों पर निर्यात के संदर्भ में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को समग्रता से दर्शाते हैं। इस सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणी में तटीय, भू अवध और हिमालयी तथा केंद्रशासित प्रदेश राज्यों में बांटा गया है। तटीय राज्यों की श्रेणी है 8 राज्य हैं। इस श्रेणी में 80.89 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य तमिलनाडु है जबकि अंतिम स्थान केरल का है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कुल 9 राज्य शामिल हैं जिसमें उत्तराखंड 59.13 स्कोर के साथ शीर्ष राज्य है जबकि मिजोरम 16.96 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे समग्र रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य देखेंगे वो हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा का है। फिर है समग्र रैंकिंग में अंतिम 3 राज्य देखेंगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम, दादर एवं नगर हवेली है। निर्यात सूचकांक में समग्र रैंकिंग उत्तर प्रदेश की 61.23 स्कोर के साथ 7वें स्थान पर जबकि बिहार की 22वें स्थान पर है। तो तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है। तो जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत के शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है।
अप्रैल 2022 में 2023 के मध्य भारत का लगभग 23.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है। भारत सरकार के निर्यात पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 वर्ष में तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक निर्यात लगभग 3 गुना हो गया। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जहां 21-22 में तमिलनाडु का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में 5 निर्यातक राज्य कौन से हैं। तो पहले तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात है निर्यातक में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो जून 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। तो इसमें जो है 21 रैंक, तो इस भारत में जो 2022 में अपनी रैंक 19 थी और 2 पायदान गिरावट दर्ज के साथ ये 21वीं रैंक अभी हासिल किया है 2023 में 23 में। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक देख सकते हैं, यूएसए का पहला स्थान है, यूके का है, फिर इसराइल का है और भारत का 21वां है। ठीक है, और है ये क्या है, कनाडा का, स्वीडन का। सूचकांक में शामिल 1000 शहरों में से भारत के 38 शहरों को स्थान प्राप्त है। भारत के 2 शहर हैं 8वें जो 100 के अंदर हैं, तो बेंगलुरु है 8वां और नई दिल्ली है 13वां और शीर्ष 20 शामिल किया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका समापन 22 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो तथा इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है। यूपीजीआईएस 2023 एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से अधिक समझौते के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार विभाजन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सटे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कुल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है। पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है। पूर्वांचल को कुल निवेश का 29% प्राप्त हुआ है और मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड में प्रत्येक को निवेश प्रस्ताव का 13% प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं को देखेंगे अब हम, तो इसमें है राष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं। तो वैश्विक प्रेशर पर विश्व बैंक की रिपोर्ट दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 का नवीनतम संस्करण लेवरेजिंग एंड डायस्पोरा फाइनेंस फॉर द प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन शीर्षक को जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जहां 2023 के दौरान मध्यम आय वाले 3.8% वृद्धि के साथ प्रेषक प्रवाह $669 बिलियन होने का अनुमान है। वर्ष 2024 के लिए ये 3.1% वृद्धि के साथ $690 बिलियन पूर्वानुमानित है। वर्ष 2023 में निम्न मध्यम आय वाले देशों में प्रेषक प्राप्तकर्ता वर्ष 5 हैं। देश हैं भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस तथा मिस्र रहे हैं। वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया शीर्ष देश में प्रेषक प्राप्त करता है बिलियन डॉलर के रूप में। देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान और भारत का देख सकते हैं सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव है। और है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2024, तो 9 जनवरी 2024 को विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जनवरी 2024 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि का अनुमान, मतलब 6.3 वृद्धि अनुमान हुआ है। वास्तविक जीडीपी विगत वर्ष का प्रतिशत परिवर्तन, तो यूएसए का देख सकते हैं ये अभी 24-25 में 1.67, जापान का फिर देख सकते हैं ये इतना, और भारत का इसमें 6.4 और 6.65। ठीक है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2024, 4 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति की संभावनाएं रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022 से 25 में बात करें तो अर्थव्यवस्था विश्व में ये देख सकते हैं 2.4 है और अनुमान है 2025 से 2.7 का। तो इस तरह से मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका का देख सकते हैं, भारत का देखिए 7.7 है, अनुमान है 6.6 का।
2024-25 का। ठीक है। विश्व के सर्वाधिक अमीर देश हैं। 2 जनवरी 2024 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी के आधार पर विश्व के सर्वाधिक अमीर 5 देश हैं। तो पहला है लग्जमबर्ग, आयरलैंड, सिंगापुर, कतर और मकाऊ एसएआर। और वर्ष 2023-24 के ऋण जीडीपी अनुपात में भारतीय राज्यों का क्रम है। तो इसमें देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का 53 है GDP% अनुपात, और अनुमानित जीएसडीपी 1 करोड़ रुपए है, 0.37 है। फिर पंजाब, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय का है। ठीक है, जीडीपी अनुपात प्रतिशत में। ठीक है, तो डेप्ट टू जीडीपी भारतीय राज्यों का क्रम है। 2 जनवरी 2024 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर विश्व के 5 बड़े बैंक हैं। जेपी मॉर्गन चेस और बैंक ऑफ अमेरिका और इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड वेल्स फार्गो तथा एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। इंडिया पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा स्पेन है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट दिसंबर 2023। 13 दिसंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किए गए। 2023 के विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर को 2023 के पूर्वानुमान की तुलना में दिसंबर 2023 में 0.2 से बढ़ाकर 4.9% कर दिया गया है, जबकि 2024 में विकास दर को विगत अनुमान 4.8% की दर से अपरिवर्तित रखा गया है। इसके अलावा विकासशील एशिया क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर को वर्ष 2023 के लिए 3.5% पर समायोजित किया गया है, जो सितंबर 2023 के अनुमान की तुलना में 0.1% से बहुत कम है। तो ये है प्रमुख क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि। तो विकासशील एशिया का देखेंगे, फिर पूर्व एशिया का सबका देख लीजिए। इंटरनेशनल डेटा रिपोर्ट 23 दिसंबर 2023 को विश्व बैंक द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट इंटरनेशनल डेटा रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 50वां संस्करण है, जिसमें 122 देशों में बाह्य ऋण आंकड़े और संश्लेषित शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड ऋण स्तर पर ब्याज दरों में कई देशों को संकट की राह पर खड़ा कर दिया है। 2015 के बाद यह पहली बार हुआ है जब निजी ऋणदाताओं को विकासशील देशों में लगाए गए धन की तुलना में अधिक धन प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड 443.5 बिलियन यूएस डॉलर के बाह्य सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण का भुगतान किया गया है। तो भारतीय संदर्भ में बाह्य ऋण की स्थिति देखेंगे तो कुल बाह्य ऋण स्टॉक है 616 मतलब ये है 6,16,463। और बाह्य ऋण में निर्यात और GNI का देख सकते हैं प्रतिशत, और ऋण सेवा में निर्यात का 8% है, GNI का 2% है, और शुद्ध निर्वात का है 14,359, और शुद्ध इक्विटी निर्वाह 30,506, और GNI है 33,17,300। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है अक्टूबर 2023 का। तो ये IMF द्वारा रिलीज किया जाता है, 2023 का है ये। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। तो रिपोर्ट के अनुसार जहां 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7.2% रही है, वहीं 2023-24 दोनों के लिए 6.3% पूर्वानुमानित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वृद्धि अनुमान है, तो यह विश्व का 3.5%, वर्ष 23 में 3 है और 24 में 2.9% है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 2.1 है और 1.5 ये अनुमानित है। तो देख सकते हैं इसमें भारत का देख लीजिए 7.2, 6.3, 6.3 है। तो है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। 5 जुलाई को ऑक्टैड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसमें केंद्रीय विषय है सभी के लिए सतत ऊर्जा, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 4% बढ़कर 916 बिलियन डॉलर या वैश्विक प्रवाह का 70% अधिक हो गया है, जो एक रिकॉर्ड हिस्सेदारी है। वर्ष 2022 में विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह 37% की कमी के साथ 378 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है, जबकि विकासशील देशों में यह 4% वृद्धि के साथ 916 बिलियन डॉलर हो गई है। तो वर्ष 2022 में वैश्विक FDI अंतर्प्रवाह में विकासशील देशों का हिस्सा 70.8% रहा है, जबकि विकसित देशों का हिस्सा 29.2% ही रहा है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में भारत में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। दक्षिण एशिया में भारत घोषित ग्रीनफील्ड परियोजना के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ये ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। तो जून 2023 में कौरसेरा संस्थान द्वारा किसके द्वारा
कॉर्सेरा इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। तो यह एक ऐसा ये रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट जो है 2023 में 100 देशों को शामिल किया गया है और इसमें समग्र कौशल दक्षता के मामले में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान लिया है। और रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल दक्षता के रूप में भारत का स्थान 68वां है। और इसमें सुधार करते हुए 2023 में 60वां है और ये 2022 में 68वां था। एशिया प्रशांत की बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है एशिया प्रशांत में। और समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्यों में क्रमशः पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गढ़ी केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस क्रम में बिहार 7वें, उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो ये हाल ही में यूके स्थित कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की घोषणा की गई। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विगत वर्ष इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में जापान का टोक्यो हेनेडा हवाई अड्डा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा है। कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 में इचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। चीन ने सेचेंग बाओआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाले हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। हवाई अड्डा की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है 36 रैंक है और हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65 पे है और बेंगलुरु का कैपेगौड़ा हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 69 का और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 84। भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त अन्य पुरस्कार इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को ये है द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया। और राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे को क्या मिला है तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टॉप इन इंडिया एंड साउथ एशिया को मिला है। वैश्विक सूचकांक देखेंगे तो फोर्ब्स विश्व की मिनट वैश्विक सूचकांक ठीक है। तो इसमें है फोर्ब्स सूचकांक। तो फोर्ब्स जो है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के बारे में है। जिसमें फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के बारे में सूची जारी की गई है। ये 20वां संस्करण है। इसमें 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं तो पहले स्थान पर हैं उर्सुला वान डेर लियन जो जर्मनी की राजनीति एवं नीति में है। क्रिस्टीना लेगार्डो फ्रांस की राजनीति एवं नीति में है। कमला हैरिस यूएसए की है राजनीति एवं नीति में है। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की राजनीतिक में है। और टेलर स्विफ्ट जो है ये मीडिया एवं मनोरंजन में है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर है उर्सुला वान डेर लियन जर्मनी की। जो इसमें 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है जिसमें निर्मला सीतारमण इस सूची में 32वें स्थान पर हैं। इन्होंने लगातार 5वीं बार इस सूची में जगह बनाई है और वे वर्ष 2022 में 36वें, 21 में 37 और 2020 में 41वें तथा 19 में 34वें स्थान पर थी। और HCL टेक की चेयरमैन रोशनी नडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर हैं। सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें स्थान पर हैं और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 76वें स्थान पर हैं। स्वप्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची में बीबीसी नवंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। तो यह 11वां संस्करण की सूची में उल्लेखनीय नामों में यूएसए की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन, फुटबॉल एटना बोनमार्टी और मानवाधिकार अधिवक्ता अमर क्लूनी, अभिनेत्री अमेरिका फेरेरा, दिया मिर्जा तथा नारीवादी नेता ग्लोरिया स्टेनलेम आदि शामिल हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाएं दिया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, क्रिकेटर हरमनप्रीत और तथा बौद्ध जन जेसुनमा तेंजिन पामो को भी शामिल किया गया है। फोर्ब्स भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो 11 अक्टूबर 2023 को प्रतिष्ठित अमेरिकी बिजनेस पत्रिका द्वारा भारत को 100 अमीर व्यक्तियों के बारे में देखें तो इसमें भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल एवं परिवार है और सावित्री जिंदल एवं परिवार की कुल संपत्ति 24 बिलियन US डॉलर है। और जरोधा के निखिल कामत सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। सूची में शामिल 5 अमीर भारतीय कौन से हैं? मुकेश अंबानी हैं पहले स्थान पर, कुल संपत्ति 92 बिलियन है और इंडस्ट्री है विविध। और गौतम अडानी एवं परिवार हैं
68वें नंबर पे विविध है, शिव नडार हैं टेक्नोलॉजी से, और सावित्री जिंदल एवं परिवार हैं मेटल्स एंड माइनिंग से, और राधा कृष्ण दमानी है एवं परिवार हैं फैशन एवं रिटेल से। 361 वेल्थ हुरिन इंडिया रिच लिस्ट 10 अक्टूबर 2023 को 361 वेल्थ एवं हुरिन इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की सूची में 361 वेल्थ ह्यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की गई। ये भारत का सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रैंकिंग है, जो भारत में रहने वाले, जन्म लेने वाले, पले बड़े व्यक्तियों को संदर्भित करता है। सूची में 1000 करोड़ रुपए आता है, उससे अधिक संपत्ति वाले 1319 व्यक्तियों को स्थान मिला है। तो 361 वेल्थ हुरिन इंडिया रिच लिस्ट में अमीर भारतीय हैं। मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस कंपनी के और मुंबई के हैं। ये गौतम अडानी हैं, अडानी कंपनी है अहमदाबाद के, और साइरस एवं पूनावाला हैं परिवार हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे से हैं, और शिव नडार एवं परिवार है एससीएल नई दिल्ली से, और गोपी चंद हिंदुआ हैं ये हिंदुजा लंदन से। सूची में जो है सबसे कम उम्र के अरबपति हैं कैवल्य वोहरा, जिन्होंने जेप्टो की स्थापना की, और बायजूस के बायजू रविंद्रन इस वर्ष की सूची से बाहर हो गए हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2023। तो अगस्त 2023 में फॉर्चून पत्रिका द्वारा फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट लगातार 10वें स्थान पर है, और फॉर्चून ग्लोबल 500 23 में 8 भारतीय कंपनियों के स्थान प्राप्त हैं। सूची में शीर्ष भारतीय कंपनियों का स्थान है रिलायंस इंडस्ट्री का है, फिर इंडियन ऑयल का, फिर भारतीय जीवन बीमा का 107वां स्थान है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का 158वां, भारत का पेट्रोलियम 233वां, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 235वां, टाटा मोटर्स का 237वां, और राजेश एक्सपोर्ट्स का 353। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 11 जुलाई को आया, यूएनडीपी द्वारा ये रिलीज किया जाता है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से ये रिलीज किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के केंद्रीय जो विषय है वो है अनस्टॉकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों को लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 6.1 बिलियन लोगों ने 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के 566 बिलियन बच्चे बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं। यहाँ यह संख्या बहुआयामी गरीबों की कुल संख्या का 1.1 बिलियन की लगभग आधी है। रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा करने में सफलता प्राप्त की। इन देशों का नाम है कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम। भारत 15वें वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा है। भारत का एमपीआई मूल्य 2005-06 में 0.283 से घटकर 0.122 हो चुका है, और अभी ये 0.069 हो गया है। भारत में 2005-06 बहुआयामी गरीबी स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या जो है घटी है। और द ग्लोबल 2000 सूची 2023 फोर्ब्स जून में फोर्ब्स द्वारा द ग्लोबल 2000 सूची और 2023 का विश्व संस्करण जारी किया गया है। तो इसमें यूएसए के जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। और इसके बाद है अद्यतन सूची में अरबपति भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 8वां पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में सर्वोच्च स्थान है। लेकिन 611 कंपनियों के साथ यूएस शीर्ष पर है, जबकि 346 कंपनियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। द ग्लोबल 2000 सूची में कुल भारतीय कंपनियों की संख्या है 55। सोचिए इन लोग का कितना है, 300 इसका, 346 चीन का, 611 यूएसए का है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिपोर्ट्स का 7वां संस्करण है, कोविड-19 के बाद ये आया है, और कनेक्टिंग टू कम्पीट इसका शीर्षक है। कुल 139 देश शामिल हैं, और इसमें एलपीआई मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का 6 के माध्यम से देशों का विश्लेषण किया जाता है। 39 देशों की सूची में 4.3 के स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, उसके बाद फिनलैंड है
उसके बाद सूचकांक में लीबिया अफगानिस्तान को स्कोर के साथ संयुक्त 138वां मतलब नीचे से स्थान प्राप्त हुआ लीबिया अफगानिस्तान को, और सोमालिया को स्कोर 138वें स्थान पर है। भारत एलपीआई में 3.4 स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। ठीक है, और उसके बाद है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक। 18 अप्रैल 2023 को होरोन अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक जारी की गई है। इस सूचकांक के माध्यम से 2000 दशक में स्थापित उन कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की जाती है जिनका मूल्य कम से कम $1 बिलियन अभी वे किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। सूचकांक में 38 देशों में 271 शहरों में से 1361 यूनिकॉर्न को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में यूएसए के सर्वाधिक 666 यूनिकॉर्न शामिल हैं, जो विगत वर्ष की तुलना में 179 अधिक हैं। यूएसए में कुल 49% यूनिकॉर्न टिकटॉक के स्वामित्व वाला बाइट डांस चीन विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इस संदर्भ में रॉकेट एवं उपग्रह निर्माता कंपनी स्पेस एक्स द्वितीय स्थान पर है। दुबई यूएई स्थित मैसेंजिंग सेवा टेलीग्राम सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न की सूची में 8वें स्थान पर है। शहरों की दृष्टि से देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को में सर्वाधिक 181 यूनिकॉर्न है। इसके बाद क्रमशः न्यूयॉर्क यूएसए एवं बीजिंग का स्थान है। इस सूचकांक के अनुसार भारत यूनिकॉर्न के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत में 68 यूनिकॉर्न हैं, जो विगत वर्ष की तुलना में 14 अधिक। भारतीय शहर में सर्वाधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु में है। विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 फोर्ब्स। 4 अप्रैल 2023 को अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई। इस पत्रिका की 37वीं वार्षिक रैंकिंग 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया है, क्योंकि 2022 की सूची में 2668 अरबपति शामिल थे। 2023 की सूची में शामिल अरबपतियों की कुल संख्या संपत्ति के 12.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2022 से 27.7 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में 500 बिलियन डॉलर कम है। भारतीयों देखिए फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में 2023 में 3 भारतीय शीर्ष पर मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडार, जो कि अंबानी 9वें स्थान पर, गौतम अडानी 24वें स्थान पर और शिव नाडार ये 55वें स्थान पे हैं। सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति सावित्री जिंदल एवं परिवार है। भारतीय अरबपतियों में 6वें स्थान पर समग्र रैंकिंग 94 स्थान पर है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। तो ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है ये इसी के द्वारा जारी की जाती है। इसका 12वां संस्करण है। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी सूची में 10वें और 9वें स्थान पर जगह बनाने में एकमात्र भारतीय हैं। तो इसमें है बर्नार्ड पहले स्थान पर है। बर्नार्ड अर्नाल्ड कंपनी है। LVMH फ्रांस के हैं और एलन मस्क टेस्ला के यूएसए के, और ब्रॉडबैंड फ्यूज एंड फैमिली है हर्मेस फ्रांस का। मानव विकास रिपोर्ट की बात करते हैं तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 है। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा जारी किया गया। इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। तो इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइव्स एंड शेपिंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक में विश्व को 191 देशों को शामिल किया गया। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो 2019 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति में सूडान है 191 रैंक में। उसके बाद चाड 190 और नाइजर 189 और अफ्रीकी गणराज्य 180 है। बुरुंडी 187 है और सबसे कम मानव विकास वाले देश से सब हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में 30 स्थान पर आइसलैंड का है, जबकि नॉर्वे का है दूसरे स्थान पर, डेनमार्क का है फिर तीसरे स्थान पर। असमानता के कारण वैश्विक के रूप में 19.4% कमी की दर्ज की गई, जिसमें असमानता को समायोजित करने का वैश्विक STI मूल्य 0.732 से कम होकर 0.590 रह गया है। तो इसमें लैंगिक असमानता को भी इंडिकेट किया गया है। इस वर्ष में सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का है। ठीक है, समानता है इसमें। और महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश हैं यमन, पपुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की
ही है और RTI में 0.633 के साथ सूची में 135वां रैंक है असमानता में। और वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूल अवधि की औसत 6.7 वर्ष और स्कूल के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590 है। भारत का समानता समायोजित विकास मानव विकास सूचकांक मूल्य है 0.475 और असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत GII मूल्य इतना 170.122वें रैंक पर है। तो मानव विकास सूचकांक में प्रमुख देशों की स्थिति स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, USA 21वें स्थान पे है। और यहाँ पर देख सकते हैं रूस का सबका स्थान देख सकते हैं। यह वैज्ञानिक परिदृश्य, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम प्रस्तुति है। ठीक है, तो अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ तो अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ हैं। PSLV C-55 एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-58 के माध्यम से एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया। PSLV C-58 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के उड़ान भरी और एक्सपोसैट के पूर्व की ओर निम्न झुकाव कक्षा में स्थापित कर दिया। यह PSLV की 60वीं उड़ान थी। साथ ही PSLV DL संस्करण की चौथी उड़ान थी। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप है एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन के आधारित ध्रुवीकरणीय मापन के अनुसंधान हेतु समर्पित है। यह उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिकों पेलोड को लेकर आया है। पोलिक्स पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रेज एंड एक्सपेक्ट है एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ट्यूमिंग। पोलिक्स का विकास है रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जाता है, जबकि एक्सपेक्ट को UR राव उपग्रह केंद्र अंतरिक्ष खगोल विज्ञान द्वारा समूह द्वारा। तो इस पूरा है एक्सपोज इनके बारे में। और उपग्रह है रेसम रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये टेक मी टू स्पेस हैदराबाद का है। और VSAT है वुमेन इंजीनियरिंग सैटेलाइट लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी अनुसंधान तिरुवनंतपुरम केरल का है। एक मिनट। उपग्रह है बिलीव सैट 0 है जो KG सोमैया प्रौद्योगिकी संस्थान का है। और ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर है ये लेबोरेटरीज इन स्पीसिटी स्पेस लेबोरेटरी लिमिटेड का है। और लीप TD है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद का। रुद्र 0.3 SPGP है बोलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु का। रक्का 2200 है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु का। और डस्ट एक्सपेरिमेंट है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद का। FCPS है फ्यूल सेल पावर सिस्टम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का। सिलिकॉन आधारित उच्च ऊर्जा सेल होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया 39A को लॉन्च किया गया है। इस साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस नामक एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी भेजा गया है। पहली बार चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे साइकी नाम के धातु समृद्ध क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। यह नासा का प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान व बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा। साइकी अंतरिक्ष यान और विद्युत प्रणोदन द्वारा चालित है। ध्यातव्य है कि अंतरिक्ष यान के 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साइकी क्षुद्रग्रह की बात करें तो साइकी क्षुद्रग्रह की खोज 1852 में इटालियन खगोलशास्त्री एनिबेल के गैस्पारिस द्वारा की गई थी। ध्यातव्य है कि यह खोजा गया 16वां क्षुद्रग्रह था जिसके कारण 16वां साइकी भी कहा जाता है इसको। इस क्षुद्रग्रह का नाम प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा का देवी के नाम पर रखा गया है। ध्यातव्य के अधिकांश क्षुद्रग्रह चट्टानी तथा बर्फीले होते हैं परंतु इस क्षुद्रग्रह में चट्टान व बर्फ से अधिक धातु विद्यमान है। शायद क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी के बाएं भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनर्प्रयोज्य रॉकेट के सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है।
यह मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त हुआ था। म्यूरा रॉकेट फर्स्ट रॉकेट प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य एक उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा 1 को इसके पूर्व नाम एरियन 1 के नाम से जाना जाता है। म्यूरा 1 एक उपकक्षीय पुनर्प्रयोज्य रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया। म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का सफल परीक्षण। तो 27 सितंबर 2023 को ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ईरान के प्रथम सैन्य उपग्रह नूर 1 को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। मार्च 2022 में ईरान द्वारा नूर 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और 2022 में नूर 1 से संपर्क टूटने से यहाँ पृथ्वी पर वापस गिर गया, जबकि नूर 2 वर्तमान में भी कक्षा में बना हुआ है। नूर 3 संभावित जासूसी क्षमताओं वाला एक सैन्य उपग्रह है जो अंतरिक्ष में ईरान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। नूर 3 ईरान द्वारा विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है जो नूर उपग्रह द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षाओं में संचालित होगा। अब तो ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शाम को रात को आपका वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम करेंगे 8 9 10 के बीच में आ जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल का, लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।